Hello everybody, this is A.K. Pandey here and welcome to your AKP online chemistry classes, my dear student. This will be the another amazing session of AKP online chemistry classes. So guys, are you ready to start the sessions? My dear student, आज अपन लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फटाफट से सारे लोग अटेंडेंस बढ़ाइए और 1 घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके नीट और जेई के एग्जामिनेशन और पॉइंट व्यू से देखे तो एवरीवन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो गारंटेड आता ही आता है। इसलिए एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स यानी कि कंपटीशन में बहुत बड़ा वैल्यू होता है। एक मार्क्स 1/4 मार्क्स से भी लोग का रैंक काफी आगे पीछे हो जाता है। एक मार्क्स के चलते लोगों का रैंक काफी वेरी करता है। इसलिए आपको तो एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, और जो क्वेश्चन आएंगे नीट और जेई में गारंटेड करते हो आपसे बनेंगे अगर आप इसको हमसे पढ़ लोगे डी एंड एफ ब्लॉक का। तो क्लियर है? तो अब किन्हीं के मन में यह भी सवाल उठता है कि सर कितना लंबा खींचेगा ये चैप्टर। आपको बता दे, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, आप चिंता नहीं करिए कि कितना खींचेगा। आपको यह भी बता दे रहे कितना खींचेगा। तो 6 to 7 लेक्चर मोर देन इनफ इस चैप्टर के लिए। 6 to 7 लेक्चर में बहुत ही औसम वे में नीट और जेई लेवल तक का अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको बताते कि जो आपके सिलेबस में होगा वही अपन लोग पढ़ेंगे, फालतू का कोई भी चीज टच नहीं करेंगे, और जो काम का होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आज लेक्चर नंबर 1 होगा और अपन लोग फिर सिलसिलेवार ढंग से अपन लोग कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर है? देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बता दे, पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने सभी देखा होगा। जिनके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, एनसीईआरटी बुक तो होना मस्ट है। आपके पास अगर 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक होगा तो आप पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर खोलेंगे, उसमें आपको ये पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। तो गाइज आप ये देखोगे, देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। राइट साइड क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट अपन लोग पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 2 ब्लॉक अपन लोग बहुत ही अच्छे में पढ़ चुके हैं। अब जो बारी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, देखिए पी ब्लॉक में कितना था? ग्रुप 13 से स्टार्ट होकर के ग्रुप 18 तक खत्म होता था, जो अपन लोग बहुत ही औसम वे में कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक भी पढ़ चुके हैं, इसमें 2 ग्रुप था। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे देखिए ग्रुप 13 नहीं, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, ये वाला एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रहे कि देखिए ध्यान से, ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अब सवाल है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कैसे पहचानोगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। सारे लोग पीरियोडिक टेबल जरूर एक बार ध्यान से देखेंगे और इसको दिमाग में ही सेट करेंगे। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है डी ब्लॉक, इसलिए इसको बोलेंगे ऐसा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, सवाल हमारा ये है कि जब हम पी ब्लॉक अपन लोग स्टार्ट किए थे तो वहां पे पी ब्लॉक में एक मजेदार बात ये आया था कि पी ब्लॉक हम पहचानेंगे कैसे सर? इस ब्लॉक का एलिमेंट है, पहचानेंगे कैसे? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पहचानेंगे कैसे? सवाल ये है। देखो, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर दो ना, सवाल पूछो कि मान लीजिए हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो पहले अपन लोग डी ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। एफ ब्लॉक बहुत ही कम पढ़ना है आपके सिलेबस में, और एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा है, एक लेक्चर में फिनिश एफ ब्लॉक एलिमेंट, बट डी ब्लॉक में जितना लग जाए। क्लियर है? अब सवाल है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचानेंगे कैसे। देखो, पहचानने का हम आपको तरीका बताते, देखना ध्यान से। तो अपन लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड, या फिर इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलिए, या फिर ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो आपको बता दें, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये भी दिमाग में रखेंगे कि देखो ध्यान से, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज जरूर करेंगे। आप पढ़ रहे हो तो उस समय नोटबुक और पेन जरूर रखेंगे ताकि आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर को सिर्फ वॉच कर लिए, है ना, वॉच करना है, कंसंट्रेशन से चीजों को समझना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे, तो यहां पे अगर आप पढ़ने आए हो तो हमारे रूल और नियम को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। हम क्या करें कि नोट्स जरूर बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, तभी मजा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का पूरे केमिस्ट्री में यही फॉलो करिए। आप चीजों को अच्छे से पढ़िए। डाउट होता है आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, आपको हमेशा बताते रहते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा इसका। क्लियर है? और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, उनको रिप्लाई भी मिलता है। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। नोटबुक पेन रखिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए, और जो भी डाउट है हमसे पूछिए, डेफिनेटली क्लियर होगा। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक मन में रहता है कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्या? हमेशा नहीं बोलते, प्रायः ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑफन लगा हुआ है, ऑलवेज नहीं लगा हुआ। ऑलवेज और ऑफन में डिफरेंस है। ऑलवेज का मतलब आप हमेशा बोलेंगे डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट है उसको सर ट्रांजिशन, नहीं ऐसा नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको आगे बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको है, ट्रांजिशन एलिमेंट पहचानने का तरीका क्या है। सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, बट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक जरूर बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन अलग होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा, डी ब्लॉक का अलग होगा। हमारा सवाल यह था बच्चा कि आप कैसे पहचानोगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, कैसे पहचानोगे? तो आपको बता दे पहचानने का तरीका। एलिमेंट्स पहले लिखते हैं अपन लोग, एलिमेंट्स 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 इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन elements in which last electron enters into n-1 d subcell is known as d block एलिमेंट्स। देखो ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे n-1 डी सबसेल में, उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर समझ में नहीं आया, बता रहे, एक एक बात को ध्यान से समझिए। कहना क्या चाह रहे हैं हम, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता था तो बोलते थे क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा? एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता था तो बोलते थे पी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में जाएगा तो बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट। कौन सा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब सर हमको बताइए तो, पहले आपको पी ब्लॉक में भी बता चुके हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन मींस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा सबसेल में जा रहा है, एस में जा रहा है। अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है तब क्या कहेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। देखिए ध्यान से, यहां पे हम बताना ये चाह रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3D1 कितना हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 टोटल 2 2 4 4 10 हो गया 12 12 6 18 18 2 20 और 1 21 क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बता चुके हैं, क्लास 11 से पढ़ाते आ रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए बताए थे, एसपीडीएफ में कैसे लिखा जाता है, कैसे फिल किया जाता है ऑर्बिटल को, ये सब सारी चीजें आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट ये चीज आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, बेसिक सब चीजें आपको 11th में पढ़ा चुके हैं, 12th में तो बस इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। स्कैंडियम हो गया, अब स्कैंडियम हो गया, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन सर कहां इंटर कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, डी सबसेल में नहीं कर रहा है क्या, और वो भी कौन सा n-1 डी सबसेल में, n-1 डी सबसेल में। कहने का मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है आपको बता दे। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। अब ये जो स्कैंडियम है ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड, 4th पीरियड का। 4th पीरियड कहने का मतलब n = 4। तो जब 4th पीरियड का एलिमेंट है तो यानी कि n = 4 है, तो बताओ हमको ये क्या n-1 डी सबसेल में नहीं जा रहा है क्या, n-1 डी सबसेल में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, n-1 डी सबसेल में जा रहा है, यानी कि ये क्या कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट से n-1 डी सबसेल में जा रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट से लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो गाइस यहां से आपको पता लग गया, आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप किसी का लिख सकते हो, आपको क्लास 11 से बताते आ रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी n-1 डी सबसेल में जाएगा तो क्या स्कैंडियम 4th पीरियड का एलिमेंट था, यानी कि n = 4 था, एक कम करिए तो 3 हो गया, 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी n-1 डी सबसेल में जा रहा है, यानी कि स्कैंडियम आपका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा एलिमेंट हो गया। वेरी गुड, स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है n-1 डी सबसेल में। देखिए एनसीईआरटी यह भी लिखता है, एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखता है क्या, एनसीईआरटी के अनुसार आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स often D block elements are often called as transition element। कौन सा एलिमेंट, transition elements because their position is between S block and P block elements। Their position is between S and P block elements। देखो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ऑफन प्रायः क्या कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हो क्योंकि उसका पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक और बीच में होता है डी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी टेबल कुर्सी पे पढ़ते हो, जहां जिस भी बेड पे अगर आप पढ़ते हो उसके आसपास तो दीवार तो जरूर होगा, डेफिनेटली आप वहां पे जरूर चिपकाएंगे पीरियोडिक टेबल, और आपको याद होना चाहिए। डेफिनेटली आपको 11 से बताते आ रहे हैं। फार्मूला जो केमिस्ट्री में इंपोर्टेंट फार्मूले होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको आप एक जगह लिख के आप फार्मूला को दिमाग में रिवाइज करते रहिए, एकदम चिपकाइए, इसको याद करते रहिए दिमाग में। तो ये था आपका डी एंड एफ ब्लॉक। तो चलिए इसको गाइस नोट करिए फटाफट से, क्योंकि जगह नहीं है, जगह बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट करिए इसको फटाफट से।
तो गाइस अपन लोग अभी क्या देखे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे उसका डेफिनेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं। किसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताइए फटाफट से हमको। यही तो बताए थे ना कि अगर आपको पहचाना है कि क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या आप कैसे पहचान दोगे। अगर एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में इंटर करता है, कैसे पता लगेगा, आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में अगर इंटर कर रहा है तो हम बोल देंगे, फ्रैंकली बोलेंगे कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो गाइस अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे। क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे क्या, नहीं। इसका डेफिनेशन समझिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझना। अगर एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा, आइदर या तो ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब जो एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट समझते हो आप, एक्साइटेड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब सभी समझते हो। 11th क्लास में आपको जब आपको पढ़ा रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन, तब आपको वहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट बताए हैं। आपको ये भी बता चुके ग्राउंड स्टेट, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब क्लियर होना चाहिए। फ्रैंकली ये सब 11th का पार्ट है, 12th में नहीं एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्लियर है, ये सब आना चाहिए आपको। अगर एलिमेंट का एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए हम चीजें जो 11th का चीजें आते हैं उसको हम टोक देते हैं बीच में, आपको बोल देते हैं कि ये 11th में आपको पढ़ाया जा चुका है, ये 11th का है, इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि देखो हमको बहुत सारा चीज पढ़ाना है, बहुत सिलेबस, बहुत ज्यादा सिलेबस है। अब एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम तो लिमिटेड है, कम है ना, तो इसलिए आपको 11th में जो पढ़ा दिया गया आप उसको क्लियर रखिए, ये आपका काम है। जितना भी चीजें, जितना भी चैप्टर आपको 11th में पढ़ा दिया गया है वो 12th में अगर यूज हो रहा है तो हम वहां सिर्फ ऊपर ऊपर बता के निकलेंगे, क्योंकि आपको डीपली हम 11th में पढ़ा चुके हैं सारा चीज। तो एक ही चीज को क्यों 20 बार आपको 11th का चीजें बताएंगी, ये 11th का चीजें आपको पढ़ा चुके थे, ये आपका काम है कि आप रिवाइज करिए, उसको अप्लाई करते रहिए। क्लियर है, तो देखिए ध्यान से। अब किन्हीं को बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे भी बच्चे गधे बच्चे चले आते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा करने, या फिर उनको पता नहीं लगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर 11th में क्या आप, मतलब 11th में क्या ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिए हो क्या, नहीं। 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको 11th से ही जागरूक कर चुके हैं कि 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको 11th अच्छा से आ गया है, अच्छा से पढ़ा है केमिस्ट्री, वो 12th बहुत ही आसान हो जाएगा, और आसान है, बशर्ते आपको बेसिक आना चाहिए, आपको 11th अच्छे से आना चाहिए। खैर हम क्या चर्चा कर रहे थे, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, डेफिनेशन को समझिए हमसे। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे सर, आप देखिए कि उस एलिमेंट में अगर एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट में आप ढूंढ लो, चाहे वो एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता कर लो। अगर उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर उसके ग्राउंड स्टेट से अगर आपको मिल जाता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम, अधिक से अधिक जितना भी हो, 2 4 5 10 जितना भी हो, लेकिन मिनिमम कम से कम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, एटलीस्ट लिखा है हमने, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टैंडर्ड स्टेट, तब बोलेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे देखो बच्चा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर का है, कॉपर का 29 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उस जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, आपको पढ़ा चुके हैं 11th में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या करोगे, कुछ लोग 3d9 4s2 कर देते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताए थे, क्यों, क्योंकि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है आपका, मोस्ट स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से आप क्या करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन एस से ले लेंगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और डी वाला फुल फिल हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1, ना कि आपका ये वाला नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाला और +2 में, +1 और +2 में होता है। तो +1 में जाओगे तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आप किसी को लूज करके दे देते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो S से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो D में बच गया 10। आपको पता है कि डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपने 5 कमरे बना लिया, ठीक है सर। अब क्या करिए, एक एक करके फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या 3D10 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? तो 3D10 में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब वे अगर कॉपर अगर Cu+2 में भेजते हैं, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+2 में भी देख लेते हैं। देखो हमने क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि उस एलिमेंट में, जैसे मान लो सीधा सीधा एक एलिमेंट है, हमने ढूंढना शुरू किया। कैसे ढूंढोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले करिए, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वहां से आपको पता लग जाएगा कि डी ऑर्बिटल में कितना अनपेयर्ड मतलब डी सबसेल में है। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 5 कमरा बना दो। मान लो यहाँ पे D10 आ रहा था तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो अनपेयर्ड रहा ही नहीं। अब जैसे ही +2 में गया, मीन्स 3D9 में, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे बच गया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो हमने क्या बोला कि या तो बच्चा ग्राउंड स्टेट में या तो उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बोलेंगे क्या, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर आपसे एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछ दे, बोलेगा कि इसमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं पता कर लोगे, चुटकी में पता कर लोगे। कैसे पता करोगे बताओ? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, खट से पता करोगे उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके ग्राउंड स्टेट या उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में बोल देंगे क्या है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। वेरी गुड। तो कॉपर में यहाँ पे कॉपर +2 में हो गया, तो क्या कॉपर +2 में तो है ना, कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है ना। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। वेरी गुड। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल जिंक का लेते हैं अपन लोग। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो आप 3D10 4s2 होता है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कॉपर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब दिमाग में चला कि ठीक है सर, डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट को क्या हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, सवाल हमारा ये था। अब ये जिंक भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ये कॉपर भी आपका किसका है, डी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स है। किसका है, डी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स है। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 3D10 4s2। अब उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का +2 होता है, 3D10 हो गया। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। D10 हो रहा है जिंक +2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं प्रेजेंट, तो क्या गाइस बताइए, क्या हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन को फॉलो किया क्या डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ग्राउंड स्टेट या फिर उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में से कम एक एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मेरे प्यारो बच्चों। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, तो जिंक +2 में 3D10 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिंक भले डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यहां पे जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन बट इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मजे की बात, नोट में ये आप लिखेंगे कि यहां पे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलने वाला एक भी, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट गाइस, जिंक कैडमियम और मरकरी ग्रुप 12 का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जिंक कैडमियम मरकरी आप पीरियोडिक टेबल में उलट के देखना, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये बोलना सही होगा कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे? नहीं, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है डेफिनेटली। तो नोट में आप ये पॉइंट तो जरूर लिख सकते हो कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बट जितने भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन नहीं एलिमेंट है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे, मेटल्स लिखिए या ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? यहां पे जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि जिंक एंड में मरकरी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है गाइस। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 3 से 12 तक आओगे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट आपको मिलता है। ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप 3 से ग्रुप 12। जिस टाइप से आप पी ब्लॉक में पढ़े हो कि ग्रुप 13 से स्टार्ट होता था, ग्रुप 18 तक जाता था। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 12 तक जाता है, तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। बट ग्रुप 12 को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बोलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोट ट्रांजिशन एलिमेंट, नोट ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को में ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो गाइस नोट करिए इसको फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में और ज्ञान ले लेते हैं। देखिए, आपको बता चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे बच्चा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में इंटर करता है तो बोलेंगे कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है n-1d सब सेल में। अब कभी कभार ऐसा लिखा आता है कि ये 3D सीरीज का है, बच्चा समझ जाता है कि अच्छा 3D मतलब कि थर्ड पीरियड का। वो गलतफहमी में क्या रहता है ना, वो मिस्टेक कर देता है। अच्छा 4D सीरीज का है, फोर्थ पीरियड का क्या? 5D सीरीज का है, फिफ्थ पीरियड का क्या? नहीं, वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए यहां पे आपको बता रहे हैं। देखो, कभी भी डी ब्लॉक में बात करें, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज लिखा आ रहा है, इसका मतलब 3D सीरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? फोर्थ पीरियड, n = 4, n = 4 मींस फोर्थ पीरियड। आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट ही होता है फोर्थ पीरियड से, स्टार्ट ही होता है, इसका स्टार्टिंग ही होता है फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। यानी कि n = 4 से वो स्टार्ट होता है, n = 5, n = 6, n = 5 मींस बोले तो फिफ्थ पीरियड, n = 6 बोले तो सिक्स्थ पीरियड। अब हम फोर्थ पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको अपन लोग नाम दे दिए, बोलेंगे क्या? 3D सीरीज का एलिमेंट। बुक में बहुत बार लिखा मिलेगा आपको 3D सीरीज का एलिमेंट, 4D सीरीज, 5D। तो घबराना नहीं है, 3D सीरीज लिखा है इसका मतलब D लिखा है ना, तो D 3D मतलब 3D, इसका मतलब कि n-1d सब सेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता था बच्चा तो बोलते थे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो n था नंबर ऑफ पीरियड, तो n-1d सोचना है आपको। अगर 3D है इसका मतलब क्या है? 3 एक कम होके आया है, तो कम कितना में? जब 4 में एक कम करोगे तभी तो 3 आएगा। तो 3D सीरीज है, इसका मतलब वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है डी ब्लॉक का। तो n = 4 3D सीरीज, n = 5 4D सीरीज, n = 6 5D सीरीज। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स कहां करेगा? n-1d सब सेल में बच्चा। तो यहां पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देखो आपको बता चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑफन, प्राय, ऑलवेज नहीं लेकिन ऑफन, क्योंकि जो आपका जिंक कैडमियम मरकरी था वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? पहला ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हो,
क्योंकि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं अपन लोग। तो पहला ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब 3D सीरीज की बात हो रहा है, क्लियर है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये था आपका डी ब्लॉक में कुछ जानकारी। अब इसके बाद देखेंगे कि 3D सीरीज में माने पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है वो आप चुटकी में याद रखोगे, 4D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है चुटकियों में याद रहेगा। अभी जस्ट आपको बताने वाले हैं तरीका, तो गाइज नोट करिए इसको फटाफट से। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी आपको क्या बताएं, कुछ आपको बेसिक नॉलेज दिए थे कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखेंगे कि 3D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है। और ये चीज मजे की बात ये है कि ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, अगर आपको याद है तो आप एटॉमिक नंबर चुटकियों में बता सकते हो। अगर आपको याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चुटकियों में कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चुटकियों में कर लिए तो उसके आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर ये पता लग गया तो आगे आने वाला टाइम में आप बहुत सारे एलिमेंट का आप कलर भी डिसाइड करोगे और बहुत सारा चीज आपको पता लगने वाला है। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आपको पता लगने वाला है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो वो तो आगे का कहानी है, बट यहां पे जो आपको बताने वाले हैं गाइस वो क्या है, आपको याद रहना है। नेक्स्ट क्लास में सभी से सुनेंगे, आपको ईमानदारी से याद रखना है। बस एक बार आपको बता देंगे याद रखने का तरीका, साथ में याद रखने का तरीका भी है। आते हैं 3D सीरीज में। 3D सीरीज में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे जरूर आप देखियो, ब्लॉक जब भी पढ़ रहे हो, चाहे आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, ये 3 चैप्टर जब भी पढ़ रहे हो तो आप सामने पीरियोडिक टेबल जरूर लेके रखिए और कहीं भी दिक्कत होगा उलट के जरूर देखिए, ठीक है, बेहतर समझ में आएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेरिडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, कॉपर, यही सब है। सर ये तो ठीक है, अभी तो हम देख के पता लग रहा है कि ये सब हमको जैसे याद है, बिना देखे हुए आपको भी याद हो जाएगा। याद रखने का तरीका, शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन, लग रहा है ना कोई संस्कृत का मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, है ना, संस्कृत में, वो संस्कृत भाषा की तरह नहीं लग रहा। शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन, शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन, याद हो जाना चाहिए। शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन 4 बार, 5 बार, 10 बार आप पढ़ोगे। अच्छा 3D सीरीज में क्या था, स्कैंडियम से शुरू होता है, शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन, शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन मीन्स शक्ति का मतलब स्कैंडियम, टी का मतलब टिटेनियम, व का मतलब वेनेडियम और क्र का मतलब क्रोमियम, मन का मतलब मैग्नीज और फी का मतलब आयरन, को का मतलब कोबाल्ट और नी का मतलब निकल और कु का मतलब कॉपर एंड जेडन का मतलब जिंक। तो याद रखने का तरीका क्या है गाइस, शक्ति वक्रमण फिकोनिकुशन, याद हो गया 3D सीरीज, वेरी गुड। अब देखो एटॉमिक नंबर, आपको पता है कि स्कैंडियम का 21 होता है, 3D सीरीज में स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। आप एक याद रखो, बात बाकी आपको अगर ये पूरा एलिमेंट याद है तो एटॉमिक नंबर खुद लिख लोगे, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और जब आपको ये याद हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी सिंपल, वेरी सिंपल 3D सीरीज का है, यानी कि 3D1 4s2, 4s2 फोर्थ पीरियड, फोर्थ ग्रुप में जाओगे, 3D2 4s2, 3D3 4s2। अब गाइस क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ये एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया है ना, यहां पे 3D होगा, ठीक है, 3D 4s2 होना चाहिए था, बट हो क्या गया 3D5 4s2, क्यों, क्योंकि आपको बता चुके, एक्सेप्शनली बोलते हैं लेकिन एक्सेप्शन नहीं था, आपको पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में कि फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स, क्लियर है गाइस। तो देखिए 3D5 4s2
उसके बाद जाओगे 3d6 4s2, 3d5 4s2, ओहो 3d5 नहीं बल्कि 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d9 नहीं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर खींच के डी में दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपका फुली फिल्ड हो जाएगा और गाइज स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 3d10 कर दोगे, 4s1 कर दोगे, क्या दिक्कत है। 3d10 4s2 तो सभी लोग के दिमाग में सेट हो गया 3d सीरीज का एलिमेंट। तो हमारे साथ बोलिए क्या याद रखने का तरीका था, हमारे साथ बोलिए शक्ति वक्रमन फिकोनिकुजन मींस शक्ति स्कैंडियम टिटेनियम, शक्ति वक्रमन मींस वैनेडियम, वक्र मींस क्रोमियम, मैग्नीज, फिकोनिकुजन आयरन, कोबाल्ट, निकिल, निकुजन, जडेन, जिंक। क्या मस्त सर, क्या तरीका बताएं, शानदार तरीका याद रखने का तरीका, शक्ति वक्रमन फिकोनिकुजन। आप 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आते हैं अपन लोग 4D सीरीज पे। 4D सीरीज पे हमारे राजस्थानी में बोलते हैं ना, वही जर्नम मुतक्रियोरे पढ़ेजी सीडी, वही जर्नम मुतक्रियोरे पढ़ेजी सीडी। तो देखो वाई 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 से आपको वाई वाई समझना, वाई मींस इट्रियम, वाई वही जर्नम मुतक्रियोरे, जर्नब 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 किसी इंसान का नाम है, कोई बच्चा का नाम है। मान लीजिए कोई बच्चा है उसका नाम जर्नब है। अब ऐसे बोलते हैं ना, वही जर्नब मुतक्रियोरे पढ़ेजी सीडी, वही जर्नब मुतक्रियोर पढ़ेजी सीडी मींस ABCD नहीं, यहां पे याद रखने का तरीका AGCD, AG सिल्वर और कैडमियम, सिल्वर और कैडमियम, AGCD वही जर्नब मुतक्रियोरे पढ़ेजी। ये याद रखने का तरीका है, वाई जर्नम मुतक्रियोरे। क्या गाइस, कितना अमेजिंग चल रहा है आपका। यू कैन आस्क दिस टॉपिक, आपको हार्ड से हार्ड टॉपिक इजी बना के आपको पढ़ाते हैं। आपका दोस्त कहीं भी पढ़ रहा होगा, कहीं भी पढ़ रहा होगा, आप पी ब्लॉक तो पढ़ चुके हो पूरा ना, आपका दोस्त कहीं भी पढ़ रहा होगा, आप कंपेयर जरूर करिए। पी ब्लॉक आपको इतना आसान, इतना अमेजिंग वे में पढ़ा दिए हैं। बच्चों को हार्ड लगता था, बच्चे रटना शुरू कर देते थे, लेकिन पी ब्लॉक जाओ चैनल पे पड़ा हुआ है। गाइस अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करिए, शेयर करिए यार, तोड़फोड़ मचा दो एकदम, इतना अमेजिंग लेक्चर चल रहा है। और दोस्ती जरूर करिए हमसे, शेयर करिए। तो वाई जर्नम मुतक्रियोरे पढ़ेजी सीडी, तो ये था आपका तरीका याद रखने का। अब एटॉमिक नंबर की बात करें ना, 2, 8, 18, 18, 32, ये तो आपको मैजिक नंबर आता होगा। इसमें ऐड कर दो 18, आ जाएगा 39। फिर विट्रियम से स्टार्ट हो रहा है, वाई जर्नम मुतक्रियोरे, एक एक बढ़ाते जाओ, चल 40, 41, 42, 43, 43, 45 हो गया काम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द सेम वे, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 4s2 होगा क्या गाइज? नहीं 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 नहीं, ये तो है 4D सीरीज का, यानी कि 4D सीरीज का है तो कौन सा पीरियड का है? 4D सीरीज का है तो कौन सा पीरियड का? जल्दी बताओ। पीरियड का अभी तो बताया ना, n-1 डी सबसेल, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना सारा का सारा। आप डी ब्लॉक का एलिमेंट्स पढ़ रहे हो ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स बचाने का क्या नियम है? अभी तो जस्ट बताया हमको। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में जाएगा तो बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 41 5s2, 42 5s2, 43 5s2, 44 5s2। अगर गाइस यहां पे देखो, यहां पे ये गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप यहां पे क्या कर दोगे 4d5 और 4s1, वेरी गुड वेरी गुड, 45 4s2, 46 5s2, 47 5s2, 48 5s2, 49 5s2, 40 5s2। ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आते हैं 5D सीरीज पे। 5D सीरीज पे इसका भी शानदार अमेजिंग ट्रिक है याद रखने का। देखिए ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है डी ब्लॉक का एकदम टिप्स पे होना चाहिए, और याद रखने का तरीका, इतना आसान तरीका कौन बताता? इतना आसान तरीका आपको बता रहे। अब देखो 5D सीरीज मींस बोले तो 5D सीरीज, अच्छा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना, n-1 डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, यानी कि 5D सीरीज का चर्चा हो रहा है। तो गाइज बताइए कौन सा पीरियड का चर्चा हो रहा है? 6th पीरियड का, 6th पीरियड का।
तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें 5D सीरीज में, डी ब्लॉक में, लैंथेनम, Hp हैफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, ReOS, IR, PT, AU, Hg, यही सब एलिमेंट है। ठीक है सर, याद कैसे रखेंगे, मामला ये ना, याद कैसे रखोगे, तरीका बता रहे। ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, देखो हफ्ता मतलब समझते हो ना आप, फिरौती वगैरह जो मांगता है, यार इतना दे दो नहीं तो तुमको उठा देंगे है ना, वो मांगता है, वो अंडरवर्ल्ड डॉन। अब पोस्टर चिपका के साट दिया सामने, कितना दे दो वरना ठोक देंगे। ऐसा नहीं करना। देखिए एक्चुअली याद रखने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। उसामा बहुत ही खूंखार अपराधी था, ज्यादा उसके बारे में जानना नहीं, क्यों बुरे लोग को जानकर क्या करोगे, है ना। महात्मा गांधी कहते थे अच्छा देखो, है ना, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं, आप बोलो ना, अच्छा देखना है हमको, अच्छा सोचना है और अच्छे काम करना है। तो गाइस आप इनके बारे में क्यों चर्चा करो, बस याद रखने का तरीका है। OS आ रहा है तो ओसामा आ गया, चलो काम खत्म, क्योंकि उन लोग फिरौती करता था ना, हफ्ता वगैरह मांगता रहता था। तो देखो अगर ओसामा क्या करेगा, हफ्ता मांगेगा तो क्या करो उसको। ओसामा का क्या हाल हुआ था इराक में, पिटाई वगैरह कर दिया था इसका। तो वही बोल रहा है, याद रखने का तरीका, ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, इराक की तरह पिटाई होगी। किसकी तरह, इराक की तरह पिटाई होगी, इराक की तरह पिटाई और होगी। और AU HG, ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, इराक की तरह पिटाई होगी, इराक की तरह। उसके पहले और लगा देना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि AU है, गोल्ड आ रहा है यहाँ पे, गोल्ड, और पिटाई होगी। तो ये था। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, दूसरा तरीका, ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे किसके फॉर्म में मांगेगा, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम प्लेडियम। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी सिंपल तरीका है। ला हफ्ता डब्लू रे किस फॉर्म में हफ्ता मांग रहा है, डब्लू, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम प्लेडियम, सॉरी, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम AuRHg, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम AuRHg। या फिर याद रखने का ये भी तरीका है, ला हफ्ता बर्नारे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। क्लियर है। तो वेरी गुड। एटॉमिक नंबर देखो ध्यान से, यहाँ पे लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 तो जरूर होता है, इसको लैंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं। और जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक इसका नाम ही है, तो एफ ब्लॉक भी पढ़ाएंगे इसी में, तो एक्टिनाइट सीरीज वहां पे बताएंगे। यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज भी बोलते हैं इसको, 57 से ये लैंथेनाइट सीरीज हो गया आपका। देखो गाइस 58 से 71 के जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं उसको एक्टिनाइट बोलते हैं। बेसिकली वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चला जाता है 58 से 71। तो आपके 5D सीरीज में क्या है ना, 57 से जरूर स्टार्ट हुआ, बट 58 से 71 के बीच में वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 72 से आ जाएगा, 72, 73, 74, 75, 76। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है गाइस, आप उसी टाइप से कर लोगे। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो गाइस अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए डी ब्लॉक में आप ध्यान रखिए, अब डी ब्लॉक और एच ब्लॉक को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको साइज भी देखना है। क्योंकि देखिए आपको बता दें, नोट में क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बेसिकली एनर्जी का जो डिफरेंस है किसके किसके बीच में, N-1D सबसेल और NS सबसेल। कहने का मतलब जो आपका N-1D सबसेल और NS सबसेल का जो एनर्जी का डिफरेंस है ना बच्चा, वो काफी कम है, वेरी लो, इज वेरी लो। अब वेरी लो है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से ट्रांजिट करेगा, एस वाला इसमें चला जाएगा, डी में, डी वाला इसमें चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी कम है। जैसे ऐसे समझो, N-1D सबसेल का एनर्जी और NS सबसेल का एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, एक इतना है तो एक ऐसा, एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है। ये दिखाई दे रहा है, एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है। तो जब एनर्जी का डिफरेंस अगर ज्यादा होता तब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करना मुश्किल होता, बट एनर्जी का डिफरेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिट कर जाता है ना।
ट्रांजिट कर जाता है। और जब ट्रांजिट करेगा एक इसके पास एक इस पे इरेगुलर ट्रेंड हो जाता है, इसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका साइज का इरेगुलर ट्रेंड हो जाता है, एनाइसन एनर्जी का इरेगुलर ट्रेंड हो जाता है। यार ऐसा समझो ना कि जब पड़ोसी का छत सटा हुआ होता है तो आप क्या करते हो, एक छत से दूसरे छत आसानी से चले जाते हो, एक छत से दूसरे छत आसानी से चले जाते हो। जब पड़ोसी का छत है ना सटा हुआ हो तो एक छत पे गए, फिर दूसरे छत, फिर तीसरे छत, मतलब आसानी से आप क्या करोगे, यानी कि वहां पे जो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ही कम। ऐसा है मान लो एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, तब क्या होगा आपका इस छत से इस छत, इस छत से उस छत, उस छत से इस छत, मतलब छत पे क्या कर रहा है, एनर्जी का डिफरेंस कम है, सटा हुआ है। तो यहां पे हम बताना चाह रहे हैं बेसिकली ये कि ये बोल क्या रहा ना कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑफन कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। तो यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो n-1 सबसेल और ns सबसेल का बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिट क्या करेगा, आसानी से ट्रांजिट कर सकता है किसके किसके बीच में, 2 सबसेल के बीच में। और उसके जैसे कि देखो ना n-1 सबसेल का एनर्जी का डिफरेंस ये है, ये एनर्जी का लेवल है और दूसरा एनर्जी का लेवल है, काफी कम है डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस ऐसा है काफी कम है। तो एनर्जी का डिफरेंस कम है, ns एनर्जी का कम है और n-1 का एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे इसमें चला जाएगा, इससे इसमें चला जाएगा, मींस आसानी से इजिली ट्रांजिट करेगा। तब क्या होगा, अब इरेगुलर ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, इससे आगे हम लोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में जैसे आप पी ब्लॉक में पढ़ लेते थे कि इसका साइज ये होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, हमेशा ऐसा डी ब्लॉक में नहीं मिलेगा, इरेगुलर ट्रेंड डी ब्लॉक में मिलेगा। इसलिए अपन लोग डी ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं। क्लियर है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब आते हैं, मजे की बात है अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारा, मेटालिक कैरेक्टर। देखो मेटालिक कैरेक्टर, मेटल किसको कहते हैं, मींस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मेटल्स बोले तो दिमाग में भी आता होगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि मेटल्स क्या है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली क्या हो जाए, इजिली आसानी से क्या हो जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह मींस फ्रीली वो मूवमेंट करते रहे, ताकि कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सके। यहां पे देखिए ध्यान से, मेटालिक कैरेक्टर में क्या है आपको बताते आ रहे, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स। तो सबसे पहला चीज कि मेटालिक कैरेक्टर में यह है कि सारा ऑल आर मेटल्स, जितने भी है सभी के सभी मेटल हैं, और उसमें भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो मेटल्स है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लो बस का कंडक्टर की बात करते हैं अपन लोग, तो बस का कंडक्टर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसी तरह से गुड कंडक्टर है, किसका है गुड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मीन्स किसका गुड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का गुड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, इसका काम यह है, यानी कि उसकी वजह से। और आपको पता है मेटल्स में आप पढ़ चुके हैं मेटल का प्रॉपर्टीज में कि वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी वजह से जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का देखिए एस ब्लॉक से कम होता है। देखो बेसिकली कारण क्या है ना, आपको बता चुके हैं कि आप इधर से इधर जब जाते हो तो ये इधर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, इधर एस ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का एलिमेंट, फिर पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता था, आप जनरल ट्रेंड क्या था, साइज घटता था। तो यहां पे हमने क्या बोला कि मेटेलिक कैरेक्टर जो ट्रांजिशन एलिमेंट का होगा ना बच्चा, वो एस ब्लॉक से लोअर होगा। क्यों? क्योंकि जो साइज हो जाएगा छोटा हो जाएगा। डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, घटता है।
तो जैसे मान लो साइज छोटा हो गया, जैसे ऐसे समझो, पहले साइज कितना था, पहले साइज कुछ इतना बड़ा था, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब साइज छोटा हो गया, अब साइज छोटा हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का दूरी कम गया। अब दूरी कम गया इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और बाहर आपका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का अगर दूरियां कमेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या निकलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा, क्या नहीं होगा। तो यहां पे डी ब्लॉक का साइज छोटा हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको बता चुके हैं कि साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी मतलब लोअर साइज, तो स्मॉल साइज की वजह से जो आपका मेटालिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट का वो लोअर होता है एस ब्लॉक का। तो अभी हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक नहीं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को आपस में कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो जब साइज बड़ा था तो इलेक्ट्रॉन जो था न्यूक्लियस से काफी दूर था, दूरियां बढ़ गया तो ब्रेकअप आसानी से हो जाएगा, दूरियां बढ़ा ब्रेकअप आसानी से हो जाएगा। अब यहां पे साइज कम है तो काफी अट्रैक्शन होगा, लव अच्छा होगा, यानी कि अब लेफ्ट टू राइट जाते तो ये इस ब्लॉक का एलिमेंट था, इधर डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो डी ब्लॉक का साइज कम होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लोअर होता है इस ब्लॉक से ड्यू टू स्मॉलर साइज कम होने की वजह से। अब आते हैं डी ब्लॉक में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आप क्या करना है, इधर से नोट करना स्टार्ट करना, यहां तक नोट करना, फिर जाके लास्ट में इधर भी नोट कर लेना आपको अपने कॉपी में। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट का हाई एटॉमिक नंबर होता है इस ब्लॉक से, डेफिनेटली होगा, ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट ऐसे भी जाते हो तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है आपका। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेसर साइज होता है, अभी तो आपको जस्ट प्रूव किया ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, क्या नहीं करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इंटर्स किस में करता है, n-1d सबसेल्स पे, नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। क्लियर है? तो चलिए गाइस नोट करिए इसको फटाफट से। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो जनरल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक का अपन लोग पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करना है तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके दिमाग में अगर है तो आपको, जैसे मान लो स्कैंडियम का आप करना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:3 3d1, तो आप ऐसे करके पूरा नहीं करना पड़े, इसलिए आपको बताया जा रहा है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करोगे, n-1d 1 से लेकर के 10 तक और ns 1 से लेकर के 2 तक। जैसे देखो n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड हो गया, मान लो अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर फोर्थ पीरियड वाले को करना है तो आप क्या करोगे, फोर्थ पीरियड में क्या होगा, तो n के जगह पे 4 रख दो तो 4s, s में के कितना इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 1 से लेकर के 2, और d सबसेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, 10, तो यानी कि 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, तो यहां से हमको ये आइडिया निकल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीरियड 4 के लिए क्या होगा, आर्गन 4s 1 से लेकर के 2 और 3d 1 से लेकर के 10। कहीं सेकंड जो है इसको 3d सीरीज बोलते हैं, 4d सीरीज 5d सीरीज, ये आपको बता चुके हैं। सेकंड जो है हमारा n=5, यानी कि क्या है, फिफ्थ पीरियड के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 5s 1 से लेकर के 2 और 5 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 4d 1 से लेकर के 10, हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और क्या, ट्रिप्टन इसलिए लिखते हैं ना, जैसे मान लो ये क्या, ये फोर्थ पीरियड का है, हीलियम नियोन आर्गन, इसके जस्ट एक पहले वाला लिखते हैं इसलिए ब्रैकेट में, ताकि हमको पता लग जाए कि ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स आपको है। जैसे मान लो ये आर्गन है, तो हीलियम नियोन और आर्गन, तो आर्गन जो है ना ये कौन सा पीरियड का आपको है, हीलियम नियोन आर्गन थर्ड पीरियड,
और इसके जस्ट एक पहले वाला हम लोग लिखते हैं। तो यानी कि आर्गन आ रहा है, यानी कि फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं ना, फिर फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, ताकि आप वहां से आप काउंट कर सको कि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए अपन लोग लेते हैं। क्रिप्टन लिया, फिर जेनॉन लिया। तो ये था, मान लो 6 पीरियड का है, तो 6 पीरियड का है तो क्या करोगे, 6 पीरियड का है तो क्या करोगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जेनॉन 6s1 से लेकर के 2, 3D 1 से लेकर के 2, 5D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, n इक्वल्स टू 6 लो, n इक्वल्स टू 6 लोगे तो क्या हो जाएगा, ns 1 से लेकर के 2 और 3D 1 से लेकर के 10 तक। क्लियर है? तो ये आपका 5D सीरीज था, ये जेनोन में चला जाएगा। तो वेरी गुड, इसको नोट करिए, इस फटाफट से जगह बनाइए, फिर आपको आगे बता रहे हैं। तो गाइस, थर्ड जनरल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक का हम लोग देखेंगे। थर्ड जनरल प्रॉपर्टीज है एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज में क्या कर रहा है कि एटॉमिक साइज शो करता है इरेगुलर ट्रेंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों करता है आपको बता चुके हैं, आपको जस्ट बताया ना अभी पहले, कुछ समय पहले बताए कि इरेगुलर ट्रेंड इसलिए शो करता है क्योंकि n-1d का जो एनर्जी है सबसेल का और ns सबसेल का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, वेरी लो है एनर्जी का डिफरेंस। तो एनर्जी का जब डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिट कर जाएगा इससे इससे, यानी कि अब इरेगुलर ट्रेंड शो करेगा ना। तो जब इरेगुलर ट्रेंड किसकी वजह से शो कर रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसकी वजह से इरेगुलर ट्रेंड शो कर रहा है, तो इरेगुलर ट्रेंड किसकी वजह से शो कर रहा है, क्योंकि एनर्जी का गैप, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी कम है। तो अब आते हैं एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मिस बोले 3D सीरीज में एटॉमिक साइज फर्स्ट तो डिक्रीज करता है, देन रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, देन इंक्रीज करता है। ठीक है सर, ये तो पढ़ने के लिए पढ़ ली, लेकिन रट्टा नहीं मारना है। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जुनून होना चाहिए पढ़ने का, उनमें सीखने का जुनून होना चाहिए। वो मेहनती बच्चे हैं, सिखा तो हम देंगे आपको, बस आप में सीखने का तजुर्बा होना चाहिए, सिखा हम देंगे आपको। देखिए ध्यान से, रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज, यानी कि 21 से 25 एटॉमिक नंबर तक आओगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेरेनियम और क्रोमियम और मैग्नीज। पहले 3D सीरीज को देखते हैं। तो जब आते हो ना तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आप इतना तो समझ में आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में आपका साइज घटता है। ठीक है घटता है, लेकिन 3D सीरीज में थोड़ा सा मींस डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको पता है इरेगुलर ट्रेंड शो करेगा। तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज किया, फिर इक्वल रहा, घटा नहीं इक्वल रहा, फिर जाके घटा। बेसिकली हुआ क्या ध्यान से देखना। अब इरेगुलर ट्रेंड शो किया तो यहां पे जो स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज में यहाँ पे जेड इफेक्टिव का वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से काफी है। सर ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहिए या स्क्रीनिंग इफेक्ट, बात सेम है। जेड इफेक्टिव अलग होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। दिस इज हमको सर समझ में नहीं आ रहा है जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो बच्चा 11th में मस्ती करके आया है ना, उसको लगेगा कि ये नया वर्ड आ रहा है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये नया वर्ड नहीं है। जो बच्चा 11th सीरियसली पढ़ा है उसको पता है, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज में बहुत बार आया है जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, बहुत बार आया है और आपको शानदार वे में पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, फिर भी सुन लीजिए ध्यान से। देखिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हो गया आपका जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका होगा, जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। जैसे समझो ना, मान लो कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, तो कोई सेलिब्रिटी आ गया तो सेलिब्रिटी के साथ में बॉडीगार्ड भी रहता है। तो मान लो सेलिब्रिटी जो एक फोकस कर रहे हैं सारे लोग, सारे जनता लोग, और उसके सारे लोग घेरा लगाए हुए हैं, कौन, उसका बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड क्या हो गया, उसको शील्डिंग का काम कर रहा है, ढकने का काम कर रहा है। मींस बाहर से जो भीड़ आए
वो भीड़ उस तक नहीं पहुंच पाए, उससे दूर ही रहे, दूर से ही देखे, ठीक है। तो उसका बॉडीगार्ड क्या कर रहा है, शील्डिंग का काम कर रहा है, शील्डिंग का काम कर रहा है। जैसे मान लो ये सेलिब्रिटी है और इसके चारों ओर बॉडीगार्ड है, ये बॉडीगार्ड, ये बॉडीगार्ड, ये बॉडीगार्ड, हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड है। अगर बॉडीगार्ड मजबूत है, ताकतवर है, तब तो बाहर वाले भीड़ को आने नहीं देगा। अगर वो कमजोर है तो बाहर वाले, यानी कमजोर करने का मतलब क्या, अगर शील्डिंग कमजोर है, मीन्स अगर शील्डिंग कमजोर है तो बाहर वाले, बाहर से आएंगे इलेक्ट्रॉन, दीवार को तोड़ते हुए अंदर चले जाएंगे। यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही अंदर आएंगे, यानी कि अब जो साइज होगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जैसे ही जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगा, आपको पढ़ाते आ रहे हैं, साइज छोटा हो जाएगा ना। जेड इफेक्ट का मतलब क्या, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जैसे पुअर शील्डिंग था यहाँ पे, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से जब अंदर आ गया तो अंदर का न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गया आके, तो साइज क्या हो गया, छोटा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज छोटा। यार इतना शानदार लॉजिक दिए आपको गाइस। तो देखिए यहाँ पे तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, फिर टिटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का। और यहाँ पे जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर होता है, इसलिए इसका साइज, एटॉमिक साइज बराबर होगा। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, जेड इफेक्टिव का साइज बढ़ जाएगा, तो साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज घटेगा, जेड इफेक्टिव घटा है साइज यहाँ पे बढ़ा है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये 3 पॉइंट दिखा गया कि डिक्रीजेज रैपिडली, तेजी से घटता है, कॉलम 3 से 7 में, और 3 से 7 में क्या होता है, घटता है। फिर रिमेन्स स्टडी रहता है कॉलम 8 से 10 में। फिर स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग कॉलम, या फिर आप ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो, कॉलम बोलिए या फिर क्या बोलिए, इसी को आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप 3 से 7 तक आपका क्या होता है, घटता जाता है। फिर ग्रुप 8 से रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, 8 से 10 में। फिर स्टार्ट होता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 11 से 12 में। तो ये तो था आपका जनरल एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलिए डी ब्लॉक का। तो गाइस चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, एटॉमिक साइज, और वो भी डी ब्लॉक का। और वो भी क्या होता है एटॉमिक साइज डी ब्लॉक का, आपको बता चुके हैं इरेगुलर ट्रेंड। और क्यों इरेगुलर ट्रेंड शो करता है, क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस होता है n-1d सबसेल का और n सबसेल का वेरी लो होता है, इसकी वजह से इरेगुलर ट्रेंड शो करता है। अब सवाल हमारा ये है, नोट में आपको ये बात लिख दिया जा रहा है, ये आपको बता चुके हैं, अभी जस्ट एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छे से कर दिया हमने, कि जैसे जैसे आप मूव करते हो 3D सीरीज से 4D सीरीज, 3D सीरीज से 4D सीरीज, यानी कि 4th पीरियड से 5th पीरियड में, तो साइज आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे साइज, जैसे आप 3rd ग्रुप में बात करें तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज ऐसे हो, इसका साइज का ऑर्डर ये होता है। 3D और 4D सीरीज में आपका जैसे से 3D से 4D में मूव करते हो, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। वेरी गुड, इंक्रीज करता है। ये आपका ग्रेटर देन लेस देन वाला जो साइन है ये दिया गया है, ठीक है। ये कोई डिजाइन वगैरह नहीं बना रहे, ये ऐसा वाला साइन और ऐसा वाला साइन, और बीच में क्या है, इक्वल टू वाला साइन, ये वाला साइन पड़ रहा है, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन आप समझेंगे, यानी कि वेनेडियम से ज्यादा साइज होगा एनबी का, टिटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम का, क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम का, मैग्नीज से ज्यादा टेक्नीशियम का। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जैसे से आप मूव करोगे 3D से 4D सीरीज में आपका साइज इंक्रीज करेगा। अगेन जैसे से आप मूव करोगे 4D से 5D में साइज रिमेन सेम रहेगा, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बोले तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। गाइस यहां पे मजे की बात यह है, इसका साइज क्या होगा, 3D से ज्यादा किसका साइज था, 4D का। क्यों क्यों आपको बता चुके हैं ना, आपको बता चुके हैं कि अगर आप स्कैंडियम से लेकर के टिटेनियम तक, वेनेडियम, मैग्नीज तक जाओगे, आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज कम होता है, इसलिए धीरे धीरे साइज आपका क्या होता है, कमते जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ते जाता है। अब देखिए 4D और 5D में रिमेन सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ा चुके हैं, पी ब्लॉक में पढ़ाए हैं। और यहाँ पे डी ब्लॉक में
क्या होता है ना, पुअर शिल्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पे ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब क्या हो जाता है, यहाँ पे 4d और 5d का जो साइज होता है वो रिमेन्स क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस। तो गाइज ये आपका एटॉमिक साइज का ऑर्डर था। आपको रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं करना, आपको पूरे लॉजिक के साथ हमने एटॉमिक साइज डी ब्लॉक का खत्म कर दिया। तो गाइज नोट करिए इसको फटाफट से। एक टॉपिक लास्ट आज का टॉपिक बचा है, वो है एनाइजेशन एनर्जी, और फिर आज का सेशन खत्म करेंगे हम लोग। तो नोट करिए इसको फटाफट से। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा जनरल प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक का वो है एनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने ध्यान से एटॉमिक रेडियस का साइज अगर आपको आ गया समझ में, तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा, बस स्लाइटली वेरी है। आपको बता चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आयनाइजेशन एनर्जी साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर साइज का ऑर्डर पता है आपको, तो आप उस ऑर्डर का जस्ट आप उल्टा करिए, आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है ना, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन था, 3D सीरीज। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग हो रहा था आपका 4th पीरियड से। जो 3D सीरीज है तो कह रहा है क्या, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आप वहां पे एटॉमिक साइज आप देखे थे कि फर्स्ट क्या हो रहा था, फर्स्ट डिक्रीज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जेड इफेक्टिव स्क्रैनिंग इफेक्ट चिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से धीरे धीरे साइज आपका घटना शुरू हो गया था। फिर आपका रिमेन्स कांस्टेंट था, फिर इंक्रीज किया था। बट यहां पे उल्टा कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो यही कर रहा है वो जो लिखा गया है यहाँ पे, कर रहा है कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन शुड बी डिक्रीजेस। होना क्या चाहिए था, पहले तो इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट रहा फिर डिक्रीज करना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी अब होना क्या चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट क्या किया वो इंक्रीज किया, देन साइज इक्वल तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल। यहाँ पे साइज क्या है, कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे साइज इक्वल आयनाइजेशन एनर्जी भी इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे आपका साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए था, बट यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी घटता नहीं है, बल्कि ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इंक्रीजेस एट द एंड ड्यू टू फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ जाता है कॉपर और जिंक में, क्योंकि आपको पता है ये दोनों का दोनों क्या है, फुल्ली फिल्ड और वाइटल है। 3D10 इसमें भी आ रहा है। यानी कि फुल्ली फिल्ड है तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको काफी एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट काफी हाई होगा। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट काफी हाई होगा, क्यों इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ गया, और स्टेबिलिटी बढ़ गया तो जरा सोचो, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अब बढ़ जाएगा। तो याद रखने का टेक्निक तो ये था, फर्स्ट में आप साइज का ऑर्डर देखिए, साइज से हमको पता लग रहा था कि यहाँ पे साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पे साइज इक्वल था तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इक्वल था। होना क्या चाहिए था, इस तरीके से साइज यहाँ पे बढ़ता तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता, बट लास्ट का जो कॉपर और जिंक में आयनाइजेशन एनर्जी घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है? अब इसका बहुत सारा ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, तो आप इसका ग्राफ देख सकते हो, एनसीईआरटी उलट के आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको बताया गया अब तक, और भी है जनरल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक में और भी पढ़ना है, तो समय इजाजत नहीं दे रहा, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, अच्छे से चीजों को रिवाइज करिए, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हर नीडी स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंचना चाहिए जो बड़े बड़े कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, 2 लाख 2.5 लाख फीस एफर्ट नहीं कर सकते, उनको सारा कंटेंट
AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो क्यों नहीं अपने दोस्तों को शेयर करते हैं अधिक से अधिक और इसका बेनिफिट उठाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।